स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज प्रकाश में दर्पण और लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो के अंत में बने रहिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा, और अगर आपकी जो राय है उसको कमेंट करके ज़रूर हमें दीजिएगा। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य। बच्चों, जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति बिल्कुल नहीं बदलती है, उसका वेग बदल जाता है और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। चूँकि माध्यम में जब कोई प्रकाश गुजरता है तो उसका वेग कम हो जाता है, इसलिए आवृत्ति को कांस्टेंट या नियत बनाए रखने के लिए तरंगदैर्घ्य का मान घटना पड़ता है, इसलिए तरंगदैर्घ्य घट जाएगा। तो इसका सबसे अच्छा विकल्प है दूसरा वाला। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है। सबसे कम बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है, इसलिए बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अब चलते हैं बच्चों आगे प्रश्न की ओर। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है? देखिए बच्चों, उत्तल दर्पण जो होता है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब छोटा होगा और आभासी बनेगा, और किसी भी स्थिति में रखा जाए हमेशा वो छोटा और आभासी बनेगा। तो इसमें तीसरा वाला विकल्प सही होगा, दूसरा वाला विकल्प सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक गोली दर्पण को पानी में डुबो दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अचल रहेगी, इनमें से कोई नहीं। दर्पण की फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसको पानी में डुबोने पर, अतः तीसरा वाला उत्तर सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित होता है? बच्चों, आजकल जो मॉडर्न आधुनिक काल में प्रकाश जो तंतु संचार होता है उसमें लेज़र किरणें चलती है। उसमें मोटे पाइप होते हैं, खोखले होते हैं, उसमें लेज़र किरणों का जो है गुजारा जाता है, और वो लेज़र किरणें जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ट्रेवल करते हैं, यात्रा करती हैं, अतः पहला वाला उत्तर सही होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? आपने शुरू में बता दिया था कि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है उसका सबसे ज़्यादा होता है, अतः पहला उत्तर सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेंस की शक्ति का मात्रक है, ये हमने क्लास में भी डिस्कस कर लिया है। लेंस में शक्ति का मात्रक जो है डायोप्टर होता है। लेम्डा तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है, कैंडेला जेट तीव्रता का मात्रक होता है, और वाट जो है विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? बच्चों, जो बैंगनी रंग होता है उसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, और लाल रंग का जो रंग होता है उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर चौथा होगा। निम्न से किस जोड़े के लिए क्रांतिक कोण का मान कम होगा? बच्चों, इसमें सबसे जो कम होगा क्रांतिक कोण का मान, उसका जोड़ा है कांच और पानी। एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पणों को झुकाकर रखना होता है। इसके लिए सूत्र होता है बच्चों, प्रतिबिंबों की संख्या अगर n है, तो n बराबर फार्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाई थीटा। अगर n इवन है तो प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी n-1। प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी n-1, और अगर n ओड है तो वही होगा जो n का मान होगा। आई बात समझ में? n बराबर होता है 360 अपॉन थीटा। थीटा का मान अगर हम 60 रख देंगे, तो प्रतिबिंबों की संख्या हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 3 प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो
n-1 का मान जो है हम थीटा इक्वल टू 90 रखेंगे तो 9 चौक 36, तो n बराबर हो जाएगा 360/9, ये 4 आ गया। तो चूँकि इवेन आ रहा है इसलिए प्रतिबिंबों का मान जो है 4 - n बराबर 3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक मान। तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ साथ अपवर्तनांक का मान। बच्चों, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अपवर्तनांक जो है, सॉरी गलत है, तरंगदैर्घ्य अगर बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान घटेगा, क्योंकि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, उसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। दो समतल दर्पणों के बीच में एक वस्तु को रखा गया है। यदि दर्पणों के बीच का कोण 60 हो तो महत्तम प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। यहाँ हम थीटा बराबर निकालेंगे 360/n, n का मान 60, तो यह आ जाएगा 6, जो कि इवेन आ रहा है, तो प्रतिबिंबों की संख्या n का मान हो जाएगा 6 - 1 बराबर 5। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक खगोलीय दूरबीन की लंबाई 16 सेंटीमीटर, इसका आवर्धन क्षमता 3 है, तो लेंसों की फोकस दूरियाँ क्या होगी। बच्चों, इसमें लेंसों की फोकस दूरियाँ 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि लेंसों की फोकस दूरियाँ जो है, ये जो आवर्धन क्षमता यह है, ये FO/FE होती है। इसके आधार पे हम निकाल सकते हैं। तो खगोलीय दूरदर्शी की जो फोकस दूरी है लेंसों की 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता, मानव नेत्र की जो विभेदन क्षमता होती है वो मिनट में हम कह सकते हैं 1 मिनट के बराबर होती है। तो मानव नेत्र की जो विभेदन क्षमता होगी वो 1 मिनट होगी। दूसरा वाला विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। दूरदृष्टि दोष को प्रयुक्त करने के लिए हम कौन सा लेंस प्रयुक्त करते हैं। निकट दृष्टि दोष अगर है तो हम कॉनकेव लेंस अथवा अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और अगर दूर दृष्टि दोष है तो हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, अतः पहला वाला सही है। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं बड़ा होता है, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी हमेशा बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। तीसरा वाला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। दो लेंस जिनकी क्षमता -15 और +5D है को संयुक्त करने पे संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। देखो बच्चों, जब इनको हम संयुक्त करेंगे तो इनकी जो संयुक्त क्षमता हो जाएगी -15 तथा 5, इसकी क्षमता हो जाएगी 10 डायोप्टर हो जाएगी। और अब इसको हम सूत्र में लगा देंगे, F = 1/P, ये माइनस में आएगा डायोप्टर, तो -P -10 रखेंगे P की जगह, तो P की जगह जब 10 रखेंगे तो माइनस में आएगा उत्तर इसका 10 सेंटीमीटर। तो आंसर जो है इसका हो जाएगा पहला वाला, ये -15D और +5D, तो P बराबर हो जाएगा -10D। तो F = 1/P से -1/10, फिर ये मीटर में है, सेंटीमीटर बदलेंगे, ये मीटर में है, सेंटीमीटर में बदल देंगे, तो फिर उसके बाद जो है ये इसकी जो क्षमता हो जाएगी -10 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
दो उत्तल लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में है का समतुल्य लेंस होगा। उत्तल लेंस जो संपर्क में है उनका जो, अगर दोनों उत्तल लेंस है तो उनका जो तुल्य हो लेंस होगा जो उनसे बनेगा वो उत्तल लेंस के ही बराबर होगा। यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे पर संपर्क में रखे गए हैं तो उनका जो संयुक्त फोकस दूरी होगा वो क्या होगा। तो उनका जो संयुक्त फोकस दूरी होगा वो f/2 के बराबर होगा, क्योंकि फार्मूला f बराबर हो जाएगा 1/f + 1/f, तो ये हो जाएगा 2f के बराबर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगी तो इसकी क्षमता क्या होगी। देखो बच्चों, लेंस की फोकस दूरी दी गई है, क्षमता निकालनी तो P = 1/f, ठीक है। तो 1/f है 20, इसको मीटर में बदले जाएंगे, मीटर में लेंगे तो 100 से भाग दे देंगे तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगी, अरे सॉरी क्षमता इसकी हो जाएगी 5 डायोप्टर प्लस में हो जाएगी, अतः पहला वाला विकल्प सही होगा। धन्यवाद बच्चों, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। किसी प्रकार की समस्या अगर होती है तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।